Welcome class 8. Today I am going to start chapter 4 of civics, understanding law. तो बेटा हम अंडरस्टैंडिंग लॉ यानी लॉ के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे कि लॉ वास्तव में होता क्या है, उसका यूज क्या है. ठीक, तो हम शुरू करते हैं. यू मे बी फेमिलियर विथ सम लॉ सच एज those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with buying and selling of property. बेटा इसमें कुछ लॉ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे आप जानते हो कि मैरिज का एक उम्र होता है, ये नहीं कि आप जब मन तब शादी कर लो, तो वह लॉ के अंतर्गत ही आता है. जो उम्र निश्चित किया गया है वो एक लॉ है कि अगर गर्ल्स 18 ईयर्स होती है तभी आप शादी कर सकते हो और बॉयज 21 ईयर्स का होता है तभी आप शादी कर सकते हो. तो ये लॉ है, ये नहीं कि लोगों ने मान लिया है, बल्कि ये लॉ है. फिर द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट. वोट हम करते हैं बेटा, तो आप देखते हो कि वोट करने का भी एक एज लिमिट निश्चित किया गया है लॉ के द्वारा, तो वह है 18 ईयर्स. यानी आप 18 ईयर्स जब हो जाओगे तभी आप वोट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो. एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. और बेटा हमारी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हम वो किसी को बेच देंगे या दूसरे की प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, उसके लिए भी लॉ बनाए गए हैं. तो वही चीज़ कह रहा है कि कुछ लॉ ऐसे हैं जिससे आप परिचित हो, आप जानते हो. जैसे दिया हुआ एग्जांपल में कि मैरिज का एज लिमिट किया गया है, वोट देने का एज लिमिट है, और अपनी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का भी लॉ है. तो ये सारे बेटा लॉ के अंतर्गत आते हैं, नहीं कि हम अपने सेल्फ कर देते हैं. फिर बेटा नेक्स्ट, वी नाउ नो डैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ. बेटा किसी भी लॉ को पार्लियामेंट में बनता है. कोई भी लॉ आप कह सकते हो कि कोई भी लॉ जो लागू होता है वो पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया जाता है. पार्लियामेंट मीन्स अब संसद, संसद में उसे बनाया जाता है और उसे लागू किया जाता है. क्लियर बेटा. फिर बेटा डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन. क्या ये लॉ सब पे लागू होता है. हाउ डू न्यू लॉ कम इन टू बिगिन. नए लॉ कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे शुरू किए जाते हैं. कुड देयर बी लॉ डेट और अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो अलोकप्रिय या विवादास्पद होते हैं. मतलब कह सकते हो बेटा कुछ लॉ ऐसे भी बनते हैं जो विवादास्पद होते हैं, अलोकप्रिय होते हैं. लोग मतलब लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो लॉ जब बन जाता है तो लोगों को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, वरना चाहते हुए भी. तो जो पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं बेटा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसको सब लोग को मानना पड़ता है. ठीक, चाहे वो लोग पसंद करें या न करें. व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंस. तो बेटा कह रहा है कि इस कंडीशन में आखिर हम नागरिक हैं देश के, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर में इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. यानी बेटा आप सीधा कह सकते हो कि चैप्टर 4 जो अंडरस्टैंडिंग लॉ है, आप उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए लॉ को पढ़ोगे और वो लॉ कैसे बनते हैं, कैसे चार्ज में आते हैं, कैसे डिस्चार्ज आते हैं, कैसे कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो अलोकप्रिय होते हैं, विवादास्पद होते हैं, फिर भी लोग उसे मानते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे बेटा. ये इंट्रोडक्शन था जो आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है. तो आप सीधा समझ जाओ कि इस चैप्टर में आप पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हो कि नहीं लॉ कैसे बनते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं और लॉ क्या रियली में लॉ क्या होता है. इस चैप्टर में आप यही सब पढ़ोगे. क्लियर बेटा. और हम एक नागरिक हैं, तो नागरिक होने की वजह से लॉ के बारे में हमारा राय क्या है, मत क्या है और हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. क्लियर बेटा. शुरू करते हैं. फर्स्ट, टू लॉ अप्लाई टू ऑल. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन has been given a 10 years jail sentences by a district court for a crime that he has committed. क्या करा बेटा कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उसका कोई लड़का है जो कोई क्राइम किया है और उसे 10 इयर्स का सज़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया. यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर का लड़का है जिसने कोई गुनाह किया है और उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया है, 10 साल का सज़ा सुना दिया है. लेकिन वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने बच्चे को छुपाना चाहता है, यानी बचाना चाहते हैं. आप सीधा कह सकते हो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके लड़के ने कुछ क्राइम किया है. क्राइम करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने उसको 10 साल का सज़ा दे दिया है.
लेकिन जो ऑफिसर है वो अपने बच्चे को हाइडिंग करना चाहते हैं, बचाना चाहता है, छुपाना चाहता है, किससे? उस क्राइम से। फिर बेटा देखो सेकेंड में दिया, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? क्या जो वह अधिकारी कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो वह कर रहा है वह सही है या गलत? जो वह कर रहा है वो क्या वह सही है? शुड ही सन इज एक्सेप्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? उसके पिताजी अफसर हैं जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छा है, यानी राजनीति में पहुंच है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो जो वह काम कर रहे हैं अपने बच्चे को छिपाने के लिए, क्या वह सही है? यही क्वेश्चन बेटा इसमें किया जा रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा है क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बेटा पहला इसमें यही है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसका बच्चा है, उस कुछ क्राइम किया, क्राइम करने के बाद उसे 10 साल की सज़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुनाया। तो बेटा क्वेश्चन यही है कि क्या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर रहा है वह सही है या गलत है? अगर उसके पास इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, तो अपने बच्चे को बचाने के लिए या छिपाने के लिए जो क्रिया कर रहा है, एक्शन ले रहा है, क्या वह वास्तव में सही है? यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा, द एबव इज अ क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। बेटा आपने अभी देखा कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने बच्चे को कैसे बचाना चाहता है, तो बेटा वह कानून उल्लंघन का मामला है कि वह कानून का उल्लंघन करके अपने बच्चे को बचाना चाहता है। एस यू रीड इन यूनिट 1, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर से उसका लड़का क्राइम करता है तो उसे बचाने का प्रयास करता है। तो बेटा इससे क्या होता है कि जो केस है वो कानून के उल्लंघन का है, यानी कानून को उल्लंघन कर रहा है। तो वही चीज़ बेटा बताया गया इसमें। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या कह रहा है बेटा कि हमारे संविधान में जो संविधान सभा के सदस्य की सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता की कोई मनमानी न कर पाए। बेटा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें उनकी एक सहमति थी कि हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें जिसमें लोग अगर पावरफुल भी हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी अच्छी है, तो वो अपनी मनमानी न कर पाए। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। इसलिए उन्होंने संविधान में कई प्रावधानों को लागू किया जिससे कि कानून व्यवस्था, कानून शासन स्थापित हो सके। यानी उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन लाए जिसकी वजह से जो पावरफुल व्यक्ति है या जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वह भी उस कानून का उल्लंघन न कर सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। देखो कितना बढ़िया लाइन दिया हुआ है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज द ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर दैट लॉ। बेटा स्वतंत्र भारत में सभी लोग के सामने, यानी सबके सामने जो लॉ आएगा वो सबके लिए इक्वल होगा। उसमें ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए लॉ नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए लॉ नहीं है। तो बेटा ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट में जो अभी आपके बॉक्स में दिया हुआ था 2 टॉपिक, तो उसमें दिखाया गया है कि वह कानून का उल्लंघन करता है। कौन? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो उसको देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सभापति जो कॉन्स्टिट्यूशन के सदस्य थे उनकी सारे लोगों की सहमति थी कि हम जो लॉ बनाएंगे इस तरीके का लॉ बनाएंगे कि उसमें किसी का कोई पावर न चले, वो कानून का उल्लंघन न कर सके, और ये जो लॉ बनेंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे। यानी स्वतंत्र भारत में जितने भी नागरिक होंगे, भारतीय नागरिक होंगे, उनके लिए जो लॉ होगा वह इक्वल होगा। ये अमीरी, गरीबी, जात पात, धर्म के नाम पे अनइक्वल नहीं होगा, यानी इक्वल होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन और द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। जैसा कि मैंने बेटा बताया कि जो लॉ है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होगा। वह पर्सन के आधार पे, यानी उसके धर्म, जाति और जेंडर यानी मेल फीमेल के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसमें कोई भी भेद नहीं होगा। सबके लिए लॉ क्या होगा? इक्वल होगा। वो किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी जेंडर का हो। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स,
इज दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो बेटा लॉ मतलब क्या कि लॉ मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री में, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब पे जो लॉ होगा वह सेम होगा और सब पे अप्लाई होगा। वह रिलीजन, कास्ट और जेंडर से कोई मतलब नहीं रखता। आप कह सकते हो रिच और पुअर से भी कोई मतलब नहीं रखता। वो क्या होगा, जो लॉ बनेगा वो सब पे इक्वली अप्लाई किया जाएगा। जितने भी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, यानी जितने भी हमारे देश के लोग हैं, सब पे जो लॉ होगा वो क्या होगा, इक्वली अप्लाई किया जाएगा। एंड नो वन कैन बी एबव द लॉ, और कोई लॉ से ऊपर नहीं होगा, भले ही वो हमारे देश के पीएम ही क्यों ना हो। अगर बेटा वो क्राइम करते हैं तो उन पे भी वही लॉ लगेगा जो एक भिखारी क्राइम करता है और उस पर लॉ के दौरान उसे सज़ा मिलती है। यानी आप कह सकते हो कि अगर एक भिखारी वही क्राइम करता है जो एक पीएम क्राइम करता है, तो दोनों को हमारे लॉ ने सेम सज़ा देने का लॉ बनाया हुआ है। यानी उसमें कोई विभेद नहीं है कि नहीं ये प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनको सज़ा नहीं मिलेगी और ये भिखारी है तो इसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अगर रिलीजन पे है, हिंदू है, मुस्लिम है, अगर क्राइम कर रहे हैं तो दोनों को सज़ा है। कास्ट है, जेंडर है, अगर मेल है, फीमेल है, सेम क्राइम कर रहे हैं तो उनको भी हमारे लॉ में क्या किया गया है, इक्वली लॉ के अनुसार वह इक्वल है और उनको जो भी सज़ा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, वह इक्वली अप्लाई होगा। और दूसरी बात क्या करें, नो वन कैन बी एबव द लॉ, और लॉ से ऊपर कोई नहीं होगा। यानी हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया है वह सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा। क्लियर बेटा? नीचे दिया भी है बेटा, देखो, नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज एबव द लॉ। यानी जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वह भी हमारे लॉ से ऊपर नहीं है। अब समझ जाओ कि नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, नॉर अ वेल्दी पर्सन, जो अमीर लोग हैं, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज एबव द लॉ, और नहीं प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के लॉ से ऊपर है। यानी हमारे प्रेसिडेंट भी अगर क्राइम करते हैं तो हमारा लॉ उन पे अप्लाई होगा और उन्हें जो पनिशमेंट देना चाहिए वो हमारा लॉ देगा। क्लियर बेटा? फिर दिया बेटा कि एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड। बेटा जितने भी हमारे देश में क्राइम होते हैं, हमारे कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्राइम होता है, उल्लंघन होता है, सारे के लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट निश्चित किया गया है। ये नहीं कि ऑन द स्पॉट कोई पनिशमेंट दिया जाता है। जितने भी आप क्राइम करोगे या जितने भी क्राइम के अंतर्गत गुनाह आते हैं, आप कह सकते हो जितने भी हम चोरी हुआ, हत्या हुआ, डाका हुआ या जो भी क्राइम करते हैं, ठीक, वो सारे क्राइम के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट निश्चित किए गए हैं। ठीक, और वही निश्चित किया हुआ पनिशमेंट जो गिल्ट पर्सन होता है, यानी जो क्राइम करता है, उसको दिया जाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या वेल्दी पर्सन हो या एक गरीब आदमी हो, एक पुअर पर्सन हो, सबको जो पनिशमेंट निश्चित किया है जिस क्राइम के लिए, वो पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो कोई हो। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे लॉ से ऊपर कोई नहीं है। तो सोच लो कि अब प्रेसिडेंट भी अगर चोरी करता है तो एक पुअर पर्सन चोरी करता है, जो उसको सज़ा मिलेगी वही प्रेसिडेंट को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऐसा हमारा लॉ है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? लेकिन क्या इसे हमेशा पसंद किया जाता है या ये हमेशा सही होता है? अब इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा यहाँ तक आपने लॉ के बारे में समझा कि लॉ जो भी बनाए जाते हैं, कुछ लॉ को हम जानते भी हैं, और जो लॉ बनाए जाते हैं वह इक्वली अप्लाई होते हैं, न वह रिलीजन पे डिपेंड होते हैं, ना कास्ट पे, ना जेंडर पे। और एक पुअर पर्सन को जो पनिशमेंट मिलता है किसी क्राइम के लिए, वही प्रेसिडेंट अगर क्राइम करता है तो उसे भी वही पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर बेटा? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नीचे जो दिया है कि बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या यह सब सही है या क्या आप उसको पसंद करते हो? क्या जितने भी पनिशमेंट बनाए गए हैं क्राइम के वह सही है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।